नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट में पूरा जो वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चन जाने की संभावना रहेगी। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण जाए हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जा चाहते हैं तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अपडेट है आपके एग्ज़ाम संबंधी वो भी डालते रहते हैं। और इसके लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, डिजिटल सशक्तिकरण से जो आशय है सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता से है, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुँच से है, सहभागितासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म से है, या क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता से है। तो ये जो यहाँ पर डिजिटल सशक्तिकरण जो है, इसका मतलब क्या है? कोट वाला क्वेश्चन है और उसमें फिर एक से ज़्यादा आंसर आपको देने होते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो ऑप्शन डी को माना गया है, तो यहाँ पर क्या ये सभी सभी इसमें आ जाएंगे। तो डिजिटल सशक्तिकरण से जो अभिप्राय है सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुँच, सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। सामान्यतः ई साक्षरता की इकाई को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है, डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। और इस डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के साथ डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना को साकार करने हेतु भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो डिजिटल जो है यहाँ पर सशक्तिकरण इसमें सभी सभी आ जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर एक श्रृंखला है जिसमें अगला जो क्या पद आएगा वो आपने यहाँ पर बताना है। तो कौन सा जो क्रम यहाँ पर चला हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें तो 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 28 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जो है 1 की पावर 3 और साथ में एक जो यहाँ पर जोड़ा गया है तो हो जाता है 2। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 2 की पावर 3 और साथ में 1 जोड़े तो 7 हो जाता है, 2 तिया 6 और 1 7। इसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 जो कम किया गया है 7। और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 में 1 हम जोड़ लेंगे तो 28 हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है 63। इसमें अगर हम देखें तो ये 4 की है, 4 चौके 16 चौके 64 में से 1 हम करेंगे तो कम हो जाएगा 63। इसी प्रकार से अगर हम 5 को ले तो यहाँ पर 5 की पावर 3 125 में 7 में 1 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है 6 की बारी, तो 6 36 का 216 में से 1 हम कम करेंगे तो 215 जो है आ जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये वाला फार्मूला जो कोड यहाँ पर चलाया गया है। नेक्स्ट है संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। समूह संप्रेषण, जन संचार, अंतःवैयक्तिक संचार या अंतःवैयक्तिक संचार। तो संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाएगा जन संचार। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि ये जो वर्ड आया है इसको हम कोड भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर नॉलेज को हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें STU और यहाँ पर देखें तो STUV। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें RSTEFGAB। यहाँ पर क्या है? ए का ए ही आ गया है, तो यहाँ पर ए का ए है। इससे आगे अगर हम देखें तो यहाँ से GHIJ L M, तो यहाँ से जो है फिर ये इस तरीके से जो है दाएं से बाएं चल रहे हैं। D और उसके बाद क्या आएगा?
यहाँ पर आएगा ये वाला, और क्यों के बाद आर और आर एस। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें चलाया गया है। तो यहाँ पर इसमें एक वर्ड जो है ये मिस है, तो ई जो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये ए बी सी डी ई। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर कोड इसमें ये चला हुआ है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला जो हो जाएगा। तो ये भी इसी तरीके से यहाँ पर चलेगा। इसके बाद इस श्रृंखला में अगला जो पद है ये बताना है कौन सा है, इससे अगला पद। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा क्रम चला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे बी है, बी से ई में बी सी डी ई, एफ जी एच आई, जे के एल एम एन। तो इसका मतलब है जैसे एक सीरीज होती है 3 4 5 6, तो ये वाली जो सीरीज यहाँ पर चलेगी, तो इससे आगे क्या आएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। टी किस किस में, या तो इसमें है या फिर इसमें है। इसके बाद ए बी सी डी ई, एफ डी ई एफ जी एच, आई जे के एल एम एन। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही जो क्रम है चला हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो क्या आएगा, एस, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण का वह स्थल जिसमें स्पर्श पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन हो, पीसी या लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर प्लेयर हो, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो, या प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो। स्मार्ट कक्षा शिक्षण क्या है? तो स्मार्ट कक्षा शिक्षण से जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो जिसमें ये सभी आ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है स्मार्ट कक्षा। नेक्स्ट है पीत पत्रकारिता पद का संबंध आतंकवाद और हिंसा के विषय में सनसनीखेज समाचार से है। पाठकों या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ता है। कला और संस्कृति के सनसनीखेज समाचार है, या पीले कागजों पर छपे सनसनीखेज समाचार है। तो पीत पत्रकारिता का मतलब क्या है यहाँ पर, और इसका जो अर्थ है जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, पाठकों या फिर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ता। नेक्स्ट है शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है। तो विद्यार्थी वास्तव में एनकोडर्स, डिकोडर, एजिटर्स या प्रोपेगेटर्स किसका प्रयोग कर रहे हैं? शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, तो इसको क्या कहा जाता है, और इसको कहा जाएगा डिकोडर्स, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है जाता है मीडिया जाना जाता है प्रथम सत्ता वर्ग, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो मीडिया जो है ये कौन से वर्ग में आता है, और मीडिया जो है इसको माना गया है चतुर्थ सर्ग में। तो वह वर्ग जो शासन संचालन का काम करता है, भारतीय लोकतंत्र के सुव्यवस्थित संचालन हेतु संविधान में 3 इकाइयों को उल्लेख किया गया है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया की निरंतर विस्तृत होती भूमिका एवं उत्तरदायित्व की कहानी से चतुर्थ स्तंभ कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो चतुर्थ स्तंभ जो यहाँ पर इसको कहा जाता है, चतुर्थ सत्ता वर्ग। इसके बाद है जब प्रस्ताव के समूह से एक प्रस्ताव दूसरे प्रस्ताव से व्युत्पादित कहा जाए तो प्रस्ताव का यह समूह कहलाएगा। एक दलील, वैध दलील, स्पष्टीकरण या अवैध दलील। जब प्रस्ताव के समूह से एक प्रस्ताव दूसरे प्रस्ताव से व्युत्पादित कहा जाए तो ये प्रस्ताव समूह क्या कहलाएगा, और इसको कहा जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, एक वैध दलील। तो जिसमें कोई दावा अथवा निष्कर्ष अंतर्निहित होता है, तो इसमें एक आधार वाक्य एक छिपी मान्यता के आधार पर निष्कर्ष प्रतिपादित किया जाता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, नमिता और समिता दोनों मेधावी और परिश्रमी हैं। अनीता और कराबी आज्ञाकारी और अनियमित हैं। बबीता और नमिता अनियमित है परंतु मेधावी हैं। समिता और कविता नियमित और आज्ञाकारी हैं। इनमें से कौन मेधावी, आज्ञाकारी, नियमित और परिश्रमी है? तो ये आपने बताना है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए है केवल समिता,
स्मिता को ही जा यहाँ पर माना गया है। नमिता मेधावी परिश्रमी अनियमित, स्मिता मेधावी परिश्रमी नियमित आज्ञाकारी, अनीता आज्ञाकारी अनियमित, कराबी आज्ञाकारी अनियमित। तो इनमें अगर हम देखें तो केवल स्मिता जो है मेधावी, आज्ञाकारी, नियमित और परिश्रमी मानी गई है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, योद्धा का संबंध जैसे तलवार से होता है। योद्धा तलवार चलाता है, इस प्रकार बढ़ाई क्या, जैसे योद्धा तलवार चलाता है ऐसे बढ़ाई आरी चलाता है। किसान हल चलाता है। लेखक जो है यहाँ पर क्या चलाएगा, तो लेखक चलाता है कलम। नेक्स्ट आ जाता है दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है। यदि 9 को उन संख्याओं से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाएगा। तो संख्याएं कौन सी है यहाँ पर, और संख्याएं कौन सी हैं जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, तो 33 और 55। तो ये जो यहाँ पर हो जाएगी। तो इसमें क्या है, माना जो संख्याएं जो है ये 3x और 5x है। तो प्रत्येक संख्या में अगर हम 9 घटाएं तो क्या हो जाएगा, 3x - 9 बटे 5x - 9। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 12/23। इसके बाद जब हम इसे हल करेंगे तो इनकी हो जाएगी फिर आर पार की गुणा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा, 69x माइनस में 207 और बराबर हो जाएगा ये 12×5 60, 60x - 92 में 108। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 9x बराबर 207 और माइनस में 108। तो फिर ये आ जाएगा 9x बराबर 99 और x बराबर 11। तो 11 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगी 3x गुणा में 11, तो कितना आ जाएगा 33। और दूसरे वाली हो जाएगी 5x गुणा में 11 55। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये हल होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे कि एक हाथ बंधे हुए व्यक्ति को पीटकर किसी आदमी द्वारा अपने साहस की सेखी बगाड़ना। तो उपरोक्त अनुच्छेद किसका उदाहरण है, निगमन, काल्पनिक, सादृश्यमूलक या तथ्यात्मक का। तो किसका उदाहरण है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये सादृश्यमूलक तर्क है। इसमें शिक्षा से वंचित स्त्री का सादृश्य हाथ बंधे हुए व्यक्ति से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। यह प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसका विरोधाभासी है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता, या कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होते हैं। यह प्रस्ताव किसका विरोधाभासी है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो निहित संभावनाएं दी गई है कौन कौन सी, जिसमें कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत हों, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत न हों, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत न हो। तो इसलिए यहाँ पर जो विरोधाभासी जो होगा कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। इसके बाद है पिता और उसके पुत्र की आयु का जो मध्यमान है ये 27 है। 18 साल के बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दुगुना होगा। तो वर्तमान जो आयु है ये कितनी है, तो वर्तमान आयु की बात करें तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, तो ये 42 और 12 होगी। नेक्स्ट आ जाता है ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में किसमें प्रयोग किया गया है। ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया गया है, द्विधारी अंक में, दशमलव अंक में, षट दशमलव अंक में या अष्टभुजा अंक प्रणाली में। ए से एफ तक के प्रतीकों को किस में प्रयोग किया गया है, और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है किसमें, षट दशमलव अंक प्रणाली में। इसके बाद है यहाँ पर 18 से 22 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
राजनीति में साहित्य का रुचि के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि वह साहित्यिक प्रस्तुति के विषय के रूप में काफी हद तक राजनीति के स्पष्ट व्यापार पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करता है, लेकिन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि इसे साहित्य में प्रायः कैसे चित्रित किया जाता है, अर्थात ऐसी प्रस्तुति की राजनीति क्या है। राजनीतिक उपन्यास अधिकांशतः केवल राजनीति के बारे में एक उपन्यास नहीं होता, अपितु उसकी अपनी राजनीति होती है। इसलिए वह हमें केवल यह नहीं बताता कि चीज़ें कैसी हैं, अपितु इनसे संबंधित विचारों को स्पष्ट रूप से निश्चित सोच प्रदान करता है कि जैसे कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, और यह बताता है कि किसी को सही ऐसा सोचना और करना चाहिए कि चीज़ें वांछित दिशा में अग्रसर हो। या फिर संक्षेप में वह पाठकों को कारण या विचार धारा विशेष में बदलना या सूचीबद्ध करना चाहता है। तो यह प्राय साहित्य नहीं होता, यह केवल अत्यधिक परिचित पदबंध है, लेकिन एक प्रचार होता है। इससे साहित्यिक भावना का अतिक्रमण ही होता है, जिससे हम विषय को भलीभांति समझते हैं और हमारी सहानुभूतियों का प्रभाव क्षेत्र व्यापक होता है एवं हमारी सोच और सहानुभूति को कट्टर प्रतिबद्धता में संकीर्ण है। जैसे कि जॉन कीट्स ने कहा है कि हमें ऐसे काव्य से घृणा होगी जो हम प्रहलाद दिया जाता है। दूसरा कारण है कि क्यों राजनीति उस प्रकार की साहित्यिक प्रस्तुति के प्रति अनुकूल आचरण नहीं करती है। यह है कि राजनीति अपने स्वभाव से ही विचार और विचारधारा से निर्मित होती है। यदि राजनीतिक स्थिति अपने को उपयुक्त साहित्यिक सम्मान नहीं दे पाती है तो इस मन में राजनीतिक विचार और भी गंभीर समस्या पैदा करते हैं। साहित्य के संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि यह बौद्धिक अमूर्त विचारों के बजाय मानव अनुभव के बारे में होता है। यह मानव जाति की महसूस की गई वास्तविकता पर विचार करता है और नीरस तथा निर्जीव विचारों के बजाय ओजपूर्ण और स्वादपूर्ण रस से संबंधित होता है। अमेरिका के उपन्यासकार मेरी मकर्थी ने अपनी पुस्तक आइडिया और नॉवल में इस विषय पर की गई व्यापक चर्चा की है कि उपन्यास में व्यक्ति विचारों के बारे में आज भी यह महसूस किया जाता है कि वे अनाकर्षक होते हैं। हालांकि ऐसा पहले अर्थात 18वीं और 19वीं सदी में नहीं था। एक और विचार और दूसरी ओर उपन्यास के बीच असंगति के स्पष्ट स्वरूप का उसका निरूपण संभवतः इस मामले में विभाजित सोच का संकेत है और एक ऐसी दुविधा जो कई लेखकों और पाठकों के बीच में है। विचार सशक्त होते हैं, लेकिन मैं प्राय सोचती हूँ कि उपन्यास में उसकी आवश्यकता होती है। इसके बावजूद तो उपन्यासकारों के लिए यह महसूस करना काफ़ी सामान्य है। विचारों के विरुद्ध शस्त्र उठाते समय विचारों के प्रति आकर्षण अनुभव करना, वह भी उपहारों के हथियारों के साथ। तो ये यहाँ पर गद्यांश था, और ये जो गद्यांश है आपने एक बार में ही इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि अगर बार बार उस पर आते हैं तो समय भी खराब होता है। तो इसलिए आपने इसको जो है एक बार में ही पढ़ लेना है ताकि आपको सही तरीके से ये समझ में आ जाए, क्योंकि आगे फिर इसी में से ही क्वेश्चन जो आपने फिल करने हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आया था कि इस गद्यांश के अनुसार एक राजनीतिक उपन्यास प्राय निम्नलिखित में से क्या बन जाता है। राजनीति के लिए साहित्य का रुचि, साहित्यिक प्रस्तुति, राजनीति वाला उपन्यास या अस्पष्ट परिपाटी का चित्र। तो इसमें कौन सा वाला सही है। और जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा था तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अपने ही राजनीति वाला उपन्यास। इसके बाद है एक राजनीति उपन्यास से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है। चीज़ों की वास्तविकता का, लेखक का बोध, पाठकों की विचारधारा विशेष या साहित्यिक भावना का। तो राजनीतिक उपन्यास से किसका पता चलता है, और इससे जो पता चलेगा किसका, लेखक बोध का, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है उपन्यासकार मेरी मकर्थी की टिप्पणियों से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है। उपन्यास में आज के अनदेखे महसूस किए गए विचार, राजनीतिक विचारों और उपन्यासों पर अंतःचेता का द्विभाजन, विचारों और उपन्यासों के बीच असंगति, अनंत विचारों और उपन्यास। तो उपन्यासकार जो मेरी मकर्थी की टिप्पणियों से किसका पता चलता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात विचारों और उपन्यास के बीच असंगति का। नेक्स्ट आ जाता है अपने स्वभाव से राजनीति का ढांचा होता है। प्रचलित राजनीतिक स्थिति, विचार और विचारधाराएं, राजनीतिक प्रचार या मानव स्वभाव की समझ। तो अपने स्वभाव से राजनीति का ढांचा होता है, और जो ऑप्शन बी में है, विचार और विचारधाराएं। नेक्स्ट आ जाता है साहित्य में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की जाती है। राजनीति में मानव अनुभव, बौद्धिक अमूर्त विचार, सूचक और विचार या मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता। तो साहित्य में किस पर चर्चा की जाती है।
और जो ऑप्शन डी में है मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता पर। तो इसके बाद फिर जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है नीचे एक आरेख दिया गया है जिसमें 3 वृत्त ए बी सी एक दूसरे को अतिव्याप्त कर रहे हैं। वृत्त ए ईमानदार लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, बी में निष्ठावान लोगों को दिखाया गया है और जो सी है इसमें राजनेता को दिखाया गया है। पी क्यू आर एस यू एक्स वाई अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस कोड का चयन कीजिए जो उस क्षेत्र को दिखाते हैं जिसमें ईमानदार राजनेताओं का वर्ग है जो निष्ठावान नहीं है। और तो इसमें अब आपने यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें बताना है जिसमें ईमानदार राजनेताओं का वर्ग है और जो निष्ठावान नहीं है, तो ये कौन सा है। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है एस, तो यही जो यहाँ पर आ जाएगा जिसमें ईमानदार राजनेताओं का वर्ग है जो निष्ठावान नहीं है। इसके बाद है शोध निबंध के अनिवार्य तत्व कौन से हैं। तो शोध निबंध के अनिवार्य तत्व, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं कार्यकारी सारांश, साहित्य पुनर्वीक्षण, आंकड़ा संग्रहण, निष्कर्ष और ग्रंथ सूची, तो यह है शोध निबंध के अनिवार्य तत्व। इसके बाद है शोध डिजाइन क्या है। शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित न है, गुणात्मक या परिणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प, वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहिए जैसे ग्राफ, आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। तो शोध डिजाइन क्या है, और जो ऑप्शन डी में दिया गया है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। नेक्स्ट आ जाता है सैम्पलिंग केसेस का मतलब क्या है। सैम्पलिंग से सैम्पलिंग ढांचे का प्रयोग, शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान, शब्दशः शोधार्थी का ब्रीफकेस या लोक समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग केसेस से क्या आशय है, और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है लोक समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग से, तो जिसका उपयोग शोध योजना निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण, जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो, तो ये कहलाएगा विषम, मध्य ककुदी, तुम्भक कुदी या चिपिटक कुदी। शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा तुम्भक कुदी। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 28 से 33 तक के। तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये जो तालिका है इसमें विभिन्न क्षेत्रों से किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन मिलियन जो टन है मीट्रिक टन इसमें दिए गए हैं। दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्न का उत्तर आपने देना है। जैसे CO2 उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में वर्ष 2005 से लेकर 9 तक के, ये विद्युत, उद्योग, वाणिज्य, कृषि और घरेलू है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ष 2005 से 9 तक के दौरान विद्युत क्षेत्र में जो CO2 उत्सर्जन की प्रतिशतता कितनी रही है 2005 से 9 तक किसकी, विद्युत की। तो इसमें कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन ए वाला, तो 60 यहाँ पर रहेगी। तो इसमें क्या है 2005 से 9 की अवधि में विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की जो कुल वृद्धि है तो ये हो जाएगी 800 और 500, तो कितनी हो जाएगी, और 300 मीट्रिक टन। वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वृद्धि और बटे में प्रारंभिक उत्सर्जन और गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा 300 बटे में 500 गुणा में 100, 60%। इसके बाद है नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर
2005 से 9 तक में CO2 का कुल उत्सर्जन कितना प्रतिशत तक बढ़ा है। तो यहाँ पर CO2 जो है इनका पूछा गया है, CO2 का कुल उत्सर्जन कितना प्रतिशत तक बढ़ा है। तो यह है CO2 का बताना इसमें। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला 89.32%। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर हमने जो 2005 वाले हैं ये जोड़ लेने हैं और जो 2009 वाले हैं ये जोड़ लेने हैं। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1030, 2005 वाले जो है 1030 आ जाएगा और 2009 वाले 1950 आ जाएगा, 1950। इसमें से जो हमने वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो इसके लिए हम जो इसमें काम कर लेंगे 1950 में से 1030 बटे 1030 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 920 बटे 1030 और गुणा में 100, तो ये निकल के आ जाएगा 89.32%। इसके बाद है यहाँ पर वर्ष 2005 से 9 के दौरान CO2 उत्सर्जन में किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई थी। तो क्षेत्र कौन सा था, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन सा था ये, कृषि का। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये कृषि वाला क्षेत्र है यहाँ पर। नेक्स्ट है वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत का प्रतिशत योगदान क्या है। तो इसमें अब यहाँ पर विद्युत का बताना है और जो ऑप्शन बी वाला है 41.18%। तो यहाँ पर भी हमने 2008 में जो CO2 वाले जो थे 2008 वाले ये सारे जोड़ लेने हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 1700 जो मिलियन मीट्रिक टन जो है आ जाएगा, 700 तो 700 मीट्रिक टन, फिर ये 700 बटे 17 हो जाएगा और गुणा में 100, तो आ जाएगी 41.18%। इसके बाद कुल क्षेत्र संबंधी CO2 उत्सर्जन में उद्योग का योगदान किस वर्ष में न्यूनतम था। तो न्यूनतम जो है ये था 2005 में। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत जो वृद्धि दर कितनी है। तो कितनी है यहाँ पर, और इसमें जो है हमारा सी आंसर ऑप्शन है ये वाला, तो 12.57% जो है यहाँ पर ये रहेगी। इसके बाद है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, क्रोम, याहू या फिर बिंग। और जो ऑप्शन जो है बी में यहाँ पर दिया गया है क्रोम, तो ये जो है यहाँ पर नहीं है क्योंकि एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, जबकि गूगल, बिंग, याहू, आस्क, बाइडू, एओएल ये सारे सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन क्या है कि ये सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्राप्त करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद है CSS जो है इसका जो संपूर्ण रूप है ये क्या होता है, और इसका अर्थ जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो कैस्टिंग स्टाइल शीट्स यहाँ पर इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है MWC का जो पूर्ण रूप क्या होता है, और ये लिया गया जो ऑप्शन सी में है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट है दशमलव अंक 35 का द्विधारी समतुल्य है, दशमलव अंक 35 का द्विधारी समतुल्य है, तो कौन सा है, ये बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो 10011। इसके बाद है नेक्स्ट GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल के विस्तार के रूप में किया जाता है। तो ये ऑडियो में, इमेज, टेक्स्ट या वीडियो में, जैसे आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उस समय आपसे पूछा जाता है आप इसे GIF में सेव करना चाहते हैं, JPG में, PNG में या BMP में। तो ये जो इमेज होती है उसका है एक्सटेंशन,
जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद है किसी देश से कुछ CO2 उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम बताइए। तो CO2 उत्सर्जन का जो सही क्रम है, सही क्रम जो है यहाँ पर ऑप्शन बी में जो दिया गया है, सबसे पहले चीन, फिर USA, भारत और रूस। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका क्रम माना गया है। तो विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका का स्थान चीन से पहले आता है। तो चीन जो है इसमें पहले नंबर पर है, इसके बाद USA, भारत, फिर रूस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है। कृषि, जल से बिजली उत्पादन, उद्योग या घरेलू और नगर पालिका द्वारा उपभोग। तो कौन सी मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। तो कौन सी है ये? कृषि। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु में है। सीमेंट, उर्वरक, फोम या कीटनाशी। और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा है? फोम उद्योग। नेक्स्ट आ जाता है सूची 1 को 2 के साथ मिलान कीजिए और सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से वाला सही है इसमें? तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चक्रवाती जो ये तूफान का नाम है हुदहुद, तो किस राज्य के तट से टकराया था? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या गुजरात के? तो यहाँ पर है सी आंसर ऑप्शन ए वाला। तो ये आंध्र प्रदेश। कई बार आ जाता है कि हुदहुद क्या है, तो ये चक्रवाती तूफान जो है इसका नाम है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? स्वच्छ वायु, उर्वर मिट्टी, ताज़ा पानी या फिर नमक। तो कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है था उर्वर मिट्टी। इसके बाद आ जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। UGC के द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाओं विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर दिल्ली में? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इसके बाद है इनमें से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? 1956 के अधीन। और कुट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ही। तो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भाषा या अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। तो कौन सी संस्थाएं जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने में सक्षम होती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, तो जिसमें 1, 2 और 4 जो है आ जाएंगी। 1, 2 और 4 संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या विद्यालय समझे जाने वाली संस्था। इसके बाद है इनमें से कौन से सुशासन के साधन हैं? सामाजिक लेखा परीक्षा, शक्तियों का विभाजन, नागरिक चार्टर या सूचना का अधिकार। तो कौन सा सुशासन का साधन है? और सुशासन के साधन है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो ये सभी आ जाएंगे। सामाजिक लेखा परीक्षा हो गई, शक्तियों का विभाजन, नागरिक चार्टर और सूचना का अधिकार। नेक्स्ट में जाता है संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6, 4 या 100 दिन। तो संसद के 2 सत्रों के बीच का जो समय है वो अधिक नहीं होना चाहिए 6 महीने से, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। तो किसके द्वारा कहा गया था ये? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या श्री अरविंद घोष? शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। तो ये जो यहाँ पर कथन थे जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो किन के थे? स्वामी विवेकानंद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्न में से कौन शक्ति प्रदान करता है? कौन सी शक्ति प्रदान करता है? बैठक बुलाना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, सत्रावधान या भंग करना। कोट वाला क्वेश्चन है। और लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, जिसमें एक आ जाएगा बैठक बुलाने का काम, तीसरे नंबर का है सत्रावधान और चौथा है यहाँ पर भंग करने का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार किसमें अंतर्निहित है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मौलिक जो अधिकार है इसमें कौन सा है? निजता का अधिकार। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।